Okay, Assalamu alaikum students. So our next topic for discussion is initial management of chronic pelvic pain, Green Top Guidelines number 21 May 2012. इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपके पास काफ़ी SBAs आते हैं और EMQs भी से आ सकते हैं, ठीक है। ओके, सो क्रॉनिक pelvic पेन इज़ बेसिकली व्हाट इज़ क्रॉनिक pelvic पेन। ये आपके पास SBA है, ठीक है, कि डिफाइंड एज इंटरमिटेंट और कॉन्स्टेंट पेन इन द लोअर एब्डोमिनल पेन or pelvis in the lower abdomen or pelvis of a woman for at least 6 months in duration, not occurring exclusively with menstruation or intercourse and not associated with pregnancy, ठीक है। अगर आपके पास मेंस्ट्रुएशन के साथ है, ठीक है, या इंटरकोर्स के साथ है, तो इसके फिर आपने क्रॉनिक पेल्विक पेन एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है। इसमें फिर हमारे पास डिफरेंशियल आते हैं, ठीक है। एक तो एक आइसोलेटेड इडियोपैथिक है, कोई कॉज नहीं है, ठीक है। और फर्दर आपके पास इसके डीडीज़, अभी हम आगे फर्दर पढ़ेंगे कि इसके डीडीज़ में क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली अगर आपके पास हिस्ट्री मिल रही है, उस अकॉर्डिंग स्पेसिफिक कंडीशन आपके पास आ रही है, ठीक है, तो वो आपके पास क्रॉनिक पेल्विक पेन ड्यू टू एंडोमेट्रियोसिस और ड्यू टू मस्कुलोस्केलेटल पेन ड्यू टू ब्लेडर पेन सिंड्रोम, ठीक है, तो उसमें आप इस तरह कह सकते हैं। लेकिन इसमें फिर अगर आपकी कोई कॉज आपको ना मिले तो दिस इज़ एज एन आइसोलेटेड क्रॉनिक पेल्विक पेन, ठीक है। तो आइसोलेटेड क्रॉनिक पेल्विक पेन आप तब कहेंगे कि इट इज़ अ इंटरमिटेंट कॉन्स्टेंट पेन इन द लोअर एब्डोमेन और पेल्विस एट लीस्ट 6 मंथ इन ड्यूरेशन होना चाहिए और नॉट अकरिंग विद मेंस्ट्रुएशन और इंटरकोर्स एंड नॉट एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी, ठीक है। It is a symptom, not a diagnosis, ठीक है। Chronic pelvic pain present in primary care as frequently as migraine or low back pain और may significantly impact on woman ability to function, ठीक है। So आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट, फर्दर हम इसके ऊपर जाते हैं कि ठीक है हम क्या करेंगे। अच्छा, what are the possible etiological factors in the genesis of chronic pelvic pain? There is a frequent more than one component to the chronic pelvic pain. Assessment should aim to identify contributing factors rather than assign causality to a single pathology, ठीक है। an initial assessment it may be not possible to identify confidentiality the cause of pain, ठीक है। तो cause of pain आपने ड्यू टू एनी, ज़रूरी नहीं है किसी को साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, तो आपने एक डिटेल हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। इट मे बी आप क्योंकि आपने इसको इमोशनली, बिकॉज ये पेशेंट को बड़ा डैमेज करता है, क्योंकि अगर आपको कोई कॉज मालूम इस तरह पेन है तो ये साइकोलॉजिकल वो फैक्टर्स भी हो सकते हैं, सोशल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने अदर कॉजेज़ को भी रूल आउट किया, क्योंकि साइकोलॉजिकल इशू नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस के रिलेटेड भी आपने ये रूल आउट करना है, क्योंकि वो पेशेंट भी आपके पास अक्सर पेन के साथ आती है, क्रॉनिकली वो आती है, लेकिन ऑब्वियसली वो ओपन अप नहीं होती, अपने जो प्रॉपर वो आपको एक्सपोज नहीं करती, कुछ बातें हाइड करती हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल कल्चरल फैक्टर्स हैं हमारे। ऑब्वियसली सास आती है, उसके साथ अपने मियाँ आते हैं, तो ऑब्वियसली वो तो आपके साथ ओपनली वो बात नहीं कर सकती, और वो बस यही कहती है कि मुझे पेन है और पेन है, तो आपने ये चीज़ों को भी आपने रूल आउट करना है, ठीक है। So the woman is often aware of these influences that may choose not to discuss them, fearing that her pain will be dismissed as psychological or that non-gynecological symptom will be considered irrelevant, ठीक है। So फर्दर आपके पास क्या होता है कि सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का इन्होंने थोड़ा बहुत बताया हुआ है कि एक्यूट पेन रिफ्लेक्ट्स फ्रेश टिश्यू डैमेज एंड रिजॉल्व एज टिश्यू हील, ठीक है। एक्यूट पेन जब आता है, और क्रॉनिक पेन आपके पास क्या होता है कि एडिशनल फैक्टर्स कम इन प्ले एंड पेमेंट्स persist long after the original tissue injury or exist in the absence of any such injury. Major changes are seen in both afferent and efferent nerve pathway in the central and peripheral nervous system, ठीक है। एक्यूट पेन तो अगर आपको टिश्यू सुपरफिशियल है वो हील होकर ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर क्रॉनिक है, बड़ा डीप गया है, ऑब्वियसली आपके सेंट्रल और पेरिफेरल नर्व्स को जब इफेक्ट किया है, ठीक है, तो इसकी वजह से आपके पास पेन आपके पास क्रॉनिकली ये पेशेंट क्रॉनिक पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। So, descending information from the central nervous system, possibly influences by previous experiences and current circumstances, may modify pain perception and visceral function. So, alteration in the visceral sensation and function provoked by a variety of neurological factors have been termed visceral hyperalgesia. Nerve damage following surgery, trauma, inflammation, fibrosis, infection play important role in the process. Pain as a result of change in the nerve itself is termed as neuropathic pain and is characteristically but not exclusively burning, aching or shooting in nature, ठीक है। तो अगर आपके पास न्यूरोपैथिक पेन होगा तो पेशेंट आपको यही कहेगी कि बहुत बर्निंग पेन है, शूटिंग पेन है,
और इस टाइप का वो कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर्स आपको बताएंगे। तो फिर आपने मुख्तलिफ डीडीज़ आपके पास होती हैं, ठीक है। तो ये न्यूरोपैथिक पेन, अच्छा एक डीडी आपके पास क्या हो गया, न्यूरोपैथिक पेन है, तो आप हिस्ट्री पूछेंगे, कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ, सर्जरी नहीं हुई, कोई इन्फ्लेमेशन कोई जगह पे तो नहीं है, ठीक है, कोई प्रीवियस कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ कि डीप इन्फेक्शन है और इसने जो नर्व्स को भी इन्वॉल्व किया, ठीक है। तो क्रॉनिक पैल्विक पेन में आपका फर्स्ट न्यूरोपैथिक पेन आ गया। तो न्यूरोपैथिक पेन में हिस्ट्री आपको पेशेंट इस तरह देगी कि बर्निंग है, शूटिंग इन नेचर है, और प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एनी सर्जरी, ट्रॉमा, और ये वाली हिस्ट्री होगी, ठीक है। फिर एडिनोमाइसिस और एंडोमेट्रियोसिस कॉमन, अभी हमने डिटेल से या पिछले एक टॉक इसका प्रॉपरली हमने पढ़ा था कि एडिनोमाइसिस में क्या होता है कि पेल्विक पेन के साथ वो प्रेजेंट कर सकती है, ठीक है। अदर फीचर्स भी होंगे, तो उसमें आपने पेशेंट को हिस्ट्री में आपने डिटेल पूछनी है। तो एडिनोमाइसिस में आपके पास क्या होगा, मेनोरेजिया होगा, आपके पास डिसमेनोरिया होगा, डिस्पेरोनिया होगा, ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस में आपके पास क्या होगा कि डिसमेनोरिया और डिस्पेरोनिया होगा। एंडोमेट्रियोसिस का वो पेशेंट आपको इस तरह पेन बताएगी कि मेरे जब पीरियड स्टार्ट होते तो पेन की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, और वेदर और आपको एक पेशेंट होगी जो इस तरह हिस्ट्री देगी कि बिफोर मेंसेस पेन स्टार्ट हो जाते हैं और विद मेंसेस पेन ख़त्म हो जाता है। तो ये वाला पेन आपके पास क्रॉनिक पीआईडी वाला पेन है, ठीक है, जो बिफोर मेंसेस स्टार्ट होता है और मेंसेस में ख़त्म हो जाता है, दिस इज़ क्रॉनिक पीआईडी। एंड दैट पेन दैट विच स्टार्टेड विद periods and before periods and continue in periods and increase in intensity day by day along with the periods, ठीक है। तो ये आपके पास एंडोमेट्रियोसिस का पेन होगा, ठीक है। ओके, तो फर्दर फिर आपके पास फिर एक टर्म है कि पेल्विस वीनस कंजेशन, ठीक है। ये भी एक आपके पास होता है कि जो पेल्विस वीनस वो है, कंजेशन की वजह से भी पेन होता है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हैं कि इसमें आपके पास क्या हो जाता है कि ओवेरियंस कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट, आपके डायग्नोसिस आप किस तरह कर सकते हैं, पेल्विक वीनस कंजेशन को आप डॉपलर के थ्रू ही कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके पास ऑल्दो ओवेरियन सप्रेशन आर इफेक्टिव इन ट्रीटिंग पेल्विक पेन सिस्टम, ठीक है। तो इसमें आपके पास इसमें भी आपको पेल्विक पेन होगा, तो इसमें बेसिकली आपने क्या करना है, ओवेरियन सप्रेशन करना है, ठीक है। तो जो कंजेशन है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। इन वोमेन सस्पेक्टेड this condition, both progesterone and GnRH agonists which were shown in randomized control trial to effectively decrease pain during therapy with GnRH agonists showing higher efficacy, ठीक है। तो आपके पास अगर पेल्विक वीनस कंजेशन आता है तो ये आपके पास पेशेंट जब पेन के साथ आएगी तो इसमें आप जब डिटेल आप सारे इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इसमें आप डॉपलर करवाते हैं, पेल्विक अल्ट्रासाउंड अलॉन्ग विद डॉपलर करते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये मिलता है। तो इसमें फिर आप क्या कर सकते हैं कि ड्यूरिंग पेल्विक वेनिस कंजेशन डिफरेंट कॉजेज़ की वजह से हो सकते हैं, ठीक है, या प्रेगनेंसी हुई है या अदर कॉजेज़ के साथ हो सकती है कंजेशन, तो क्या मास है, कोई ट्यूमर है, तो उसमें फिर आप क्या करते हैं कि आप इसमें सप्रेस करते हैं ओवेरियन, क्योंकि जिस तरह आप जितना फर्दर वो देंगे तो उसमें क्या होता है कि क्या हो जाता है कि वो फर्दर आपके पास पेन कॉज करता है। जब आप ओवरीज को आप सप्रेस करेंगे, ठीक है, ओवेरियन सप्रेशन करेंगे, तो इसमें आपको क्या होगा, पेन आपके पास इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अगर उसके साथ नहीं होता तो फिर इसमें आपके फर्दर प्रोसीजर्स हैं, जैसे स्क्लेरोजिंग एजेंट्स हैं, और या फिर आप सर्जरी करते हैं, ठीक है, इसके लिए। अदरवाइज़ जब आप इन ट्रीटमेंट प्रोजेस्टेरॉन और जीनारिच एगोनिस्ट के साथ इसका अच्छा रोल होता है। अदर थिंग आपके पास जो है वो IBS, एज यू ऑल नो दैट मेडिसिन में आप लोगों ने IBS बड़ा डिटेल से पढ़ा होगा कि इट्स नो रिलेशन विद द साइकिल, ठीक है। 50% ऑफ द वुमेन एक्सपीरियंस वर्सन ऑफ द सिस्टम। अच्छा, IBS में क्या होगा कि आपके पास पेशेंट यही ब्लॉटिंग सिम्टम, अल्टरनेटिव डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, मोस्टली ज़्यादातर डायरिया के साथ प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर आप क्या करते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देते हैं, ठीक है, पेशेंट को। एडहेजन हो सकते हैं, ठीक है, प्रीवियस हिस्ट्री आपने डेंस एडहेजन है, सुपरफिशियल, यूजुअली डेंस एडहेजन जब आपके पास होते हैं तो वो भी पेन करते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री आपने सर्जिकल हिस्ट्री आपने पूछनी है कि कोई प्रीवियस सर्जरी तो नहीं हुई, ठीक है। तो जितने डीप एडहेजन होंगे तो उसमें पर चांसेस होते हैं पेन के। IBS एंड इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, तो symptoms suggestive of IBS or interstitial cystitis are often present in women with chronic pelvic pain. This condition may be primary cause of chronic pelvic pain, a component or a secondary effect by afferent neurological dysfunction in the presence of chronic pelvic pain, ठीक है।
So 50% of the women referred because of pain symptoms suggest of IBS compared with 28% of women attending ear, nose and throat or dermatological clinic. ठीक है, तो आपके पास कहते हैं कि 50% ऑफ द यूजुअली पेशेंट जो प्रेजेंट पेन के साथ करते हैं तो उनको IBS अंडरलाइंग IBS होता है. ठीक है, और 38 to 84% हैव सिम्टम्स सजेस्ट ऑफ इंटेस्टिशियल सिस्टाइटिस. ठीक है, तो 50% आपके पास IBS के साथ प्रेजेंट कर और 84% इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस. तो इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस में पेशेंट को ये यूरिनरी सिम्टम्स होंगे. ठीक है, और पेन होगा, ब्लेडर पेन, इसको हम ब्लेडर पेन सिंड्रोम भी कहते हैं. ठीक है, तो इसमें फिर आप क्या करेंगे कि इसमें सिस्टोस्कोपी करते हैं. सिस्टोस्कोपी पे आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको हेमरेजिक स्पॉट्स आपको नजर आएंगे सिस्टोस्कोपी पे. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब ब्लेडर को आप डिस्टेंड करेंगे, सिस्टोस्कोपी करेंगे, तो उसके साथ पेशेंट को पेन होगा. अच्छा, मस्कुलोस्केलेटल भी हो सकता है. ठीक है, प्राइमरी कॉज ऑफ पेल्विक पेन, एडिशनल कंपोनेंट रिजल्ट फ्रॉम पोस्टल चेंजेस. तो आप पूछेंगे कि कोई यूजुअली कोई एक्सरसाइज तो ज़्यादा नहीं किया, कोई पोजीशन चेंज ऐसे नहीं हुआ, तो मस्कुलर पेन भी आप इसमें डीडीज में आता है. ठीक है, नर्व इंट्रैपमेंट इंपॉर्टेंट. आपके पास एक अंदर वो आ गया कि nerve impairment in scar tissue, fascia or narrow foramen result in pain and dysfunction in the distribution of that nerve. तो nerve entrapment यूजुअली आप प्रीवियस सर्जरीज में ज़्यादातर यूजुअली हो सकता है. ठीक है, कि आप अगर सिजेरियन कर रहे हैं या कोई और आपने कोई सर्जरी की है तो यूजुअली कंप्रेस हो रहा है वो नर्व. ठीक है, तो इंसिडेंट ऑफ नर्व इंट्रैपमेंट, शार्प स्टैबिंग एंड aching pain होगा इसमें, exacerbated by particularly movement and persist beyond 5 weeks or occurring after a pain-free interval after one phenylsteel incision is 3.7%. तो ये आपके पास SBA इंपॉर्टेंट के सिजेरियन स्कार में आपके पास नर्व इम्पेयरमेंट के चार्जेस कितने होते हैं? 3.7%. ठीक है, तो आपने याद रखना है, ये SBA है आपका. साइकोलॉजिकल एंड सोशल इश्यूज़ या मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया कि ऑब्वियसली आपने फिर वो भी एक्सक्लूड करना है. कोई सेक्सुअल अब्यूज़ तो नहीं हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस का आपने पूछना है, कोई साइकोलॉजिकल पर्सनल फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ तो नहीं है जो पेशेंट को ये वाले सिम्टम्स होते हैं. ठीक है, सो इनिशियल असेसमेंट आपने किस तरह करनी है? Many women present because they want an explanation for their pain. Often they already have a theory or a concern about the origin of pain. These ideas should be ideally discussed in the initial consultation. ठीक है, so the multifactorial nature of the chronic pain should be discussed and explored from the start. The aim should be develop a partnership between the clinician and woman to plan a management program. तो जैसे ही आपके पास पेशेंट आएगी कहीं कि मुझे पेन होता है, तो पेन की आपने डिटेल हिस्ट्री लेनी है. जो हमने मुख्तलिफ डिफरेंशियल बनाए हैं तो ये आपने सारे पूछने हैं. ठीक है, पेन साइट, ऑनसेट, ड्यूरेशन, करेक्टर, एग्रीवेटिंग फैक्टर्स क्या है, रिलीविंग फैक्टर्स क्या है, आप यूरिन करते हैं उसके साथ ब्लेडर डिस्टेंड होता है, उसके साथ एनी रिलेशनशिप विद मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, एनी प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डोमेस्टिक, सारी डिटेल हिस्ट्री आपने पूछनी है. ठीक है, इनके साथ आपने बड़ा एक वो रखना है. ठीक है, ऐसे पेशेंट के साथ एक रेपो बिल्ड करना है. ठीक है, इनकी काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. जब आप रेपो डेवलप करेंगे तो पेशेंट आपको डिटेल बताएगा. इसमें आपने क्योंकि रूल आउट आपने साइकोलॉजिकल इश्यूज़ और वो आपने रूल आउट डिग आउट करने हैं. ठीक है, जब डोमेस्टिक और सेक्सुअल अब्यूज़ और इस टाइप की चीज़ें आपने रूल आउट करनी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई एडिनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस, ये वाले तो बड़े आपको पेशेंट यूजुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिलेटेड ही कुछ ना कुछ वो बता देंगे. ठीक है, और अगर इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस है तो यूरिनरी सिम्टम बता देंगे. तो अगर कोई कॉज नहीं है तो कॉज के लिए फिर आपने पेशेंट के साथ एक रेपो डेवलप करना होता है. ठीक है, अच्छा, हिस्ट्री में देखें आपने डिटेल से पूछना है. क्या क्वेश्चंस आपने पूछने? पेन का पूरा डिटेल जो सॉक्रेट्स के थ्रू हम करते हैं. साइकोलॉजिकल, ब्लेडर, बाउल सिम्टम्स के IBS को रूल आउट करना है. ठीक है, इफेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ पोस्चर ऑन द पेन. ठीक है, तो ये आपने मस्कुलोस्केलेटल पेन, ये सारी चीज़ें आपने हिस्ट्री आपने ले ली. ठीक है, ये सारी चीज़ें इतना डिटेल जो इसमें लिखा हुआ है, इसमें ज़रा ज़्यादा स्टडीज़ और ये चीज़ें लिखी हो, तो इस वजह से आपका जो हाईलाइटेड चीज़ें गाइडलाइन में हमेशा आप जो हाईलाइटेड चीज़ें वो पढ़ा करें. ठीक है, और अगर आपको कुछ समझना है तो उसमें जो नीचे डिटेल वो आप पढ़ लिया करें. ठीक है, लेकिन मैं आपको बड़ा डिटेल से पढ़ा रही हूँ ताकि आपको इतने उसके लिए इशू ना हो. ठीक है, ईजली आपका ये वो कवर हो जाता है. ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ. अच्छा, if the history suggests to the woman and doctor that there is specific non-gynecological component to the pain, refer to the relevant health care professional. ठीक है, अगर आपके गायनोकोलॉजिकल कोई इशू नहीं है, मेंसेस के साथ, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के साथ नहीं है, तो फिर आपने रिस्पेक्टिव बंदे को आपने भिजवाना है. ठीक है, अगर पेन नर्व इंट्रैपमेंट के साथ है या कोई कॉज नहीं है
साइकोलॉजिकल है तो फिर आपने स्पेसिफिक बंदे को, अगर IBS है तो ऑब्वियसली गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करेंगे, यूरोलॉजिस्ट, जेनेटिव मेडिसिन, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकोसेक्सुअल काउंसलर शुड बी कंसिडर यूजुअली बाय द GP, ठीक है। एग्जामिनेशन में क्या यूजुअली आपने time to explore the woman fear and anxieties. The examiner should be prepared for new information to be revealed at this point, ठीक है। तो आपने the assessment should include abdomen और pelvic examination आपने करनी, focal tenderness के लिए देखना, enlargement, distortion और teething और prolapse, ठीक है। यूजुअली prolapse वाले पेशेंट भी पेन के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, तो आपने ये हिस्ट्री भी पूछनी है कि एनी समथिंग, कुछ एनी बल्ज, एनी समथिंग कमिंग आउट ऑफ वेजाइना, ठीक है। ये भी हिस्ट्री आपने पूछनी है, ठीक है, क्योंकि प्रोलैप्स के साथ भी अक्सर आपके पास पेशेंट पेल्विक पेन की कंप्लेन करती है। Highly localized triggering points can identify the abdominal pelvic floor. The sacroiliac joint symphysis pubis may also be tended, suggestive of musculoskeletal origin to the pain, ठीक है। तो डिटेल आपने एग्जामिनेशन करनी है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल एनी वोमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज, तो आपने फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन स्क्रीनिंग फॉर इन्फेक्शन मस्ट आपने करना है, ठीक है। कुछ पेशेंट आते हैं कि मुझे पेन है डिस्चार्ज की, कुछ पेशेंट कंप्लेन ही नहीं करती, तो इसमें आपने मस्ट स्क्रीनिंग के लिए आपने लेना है। थोड़ी बहुत सेक्सुअल पार्टनर हिस्ट्री, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हिस्ट्री भी आपने लेनी है, ठीक है। तो आपने प्रॉपर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करना है। अगर आपको लग रहा है कोई डिस्चार्ज, एबनॉर्मल डिस्चार्ज, तो आपने स्क्रीनिंग मस्ट करनी है, ठीक है। तो सैम्पल टू स्क्रीन फॉर इन्फेक्शन, क्योंकि यूजुअली ये वाला पेशेंट भी पेल्विक पेन के साथ आती है, ठीक है। तो PID अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक, क्लैमिडिया गोनोरिया के लिए आपने सैम्पलिंग लेनी है, ठीक है। सो ऑल सेक्शुअल वोमेन, एक्टिव वोमेन विथ क्रॉनिक पेल्विक पेन शुड बी ऑफर स्क्रीनिंग फॉर सेक्शुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ठीक है। तो आपने ऑफर करना है रिप्रोडक्टिव, जो सेक्शुअली एक्टिव रिप्रोडक्टिव एज में है, तो आपने पेशेंट को इन्फेक्शन के लिए मस्ट स्क्रीन करना है। फर्दर आपके पास TVS एंड MRI है, ठीक है। TVS इज एन अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन टू आइडेंटिफाई एंड असेस एडिनेक्सल मासेस के लिए, ठीक है। TVS MRI आर यूजफुल टू डायग्नोस एडिनोमायोसिस एंड द रोल ऑफ MRI इन डायग्नोसिस स्मॉल डिपॉजिट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस इज अनसर्टेन, ठीक है। तो लेस लाइकली TVS आपको बता देगा कि वेदर एडिनोमायोसिस एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है, ये वाली चीज़, या एडिनेक्सल मासिस तो नहीं है, एंडोमेट्रियोमा बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस के साथ आपके पास ओवेरियन में भी एंडोमेट्रियोमा बन जाता है, तो वो भी आपको TVS से आइडिया हो जाएगा। तो फिर आप डायग्नोसिस में आपको एक, तो अगर पेशेंट, कुछ पेशेंट को ज़रूरी नहीं है कि एंडोमेट्रियोसिस के स्पेसिफिक ये वाले फीचर्स हो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ हो पेन, ठीक है। तो अक्सर उन लोग को क्रॉनिकली इसी तरह ही पेन होता है, हमेशा ही पेन होता है, साइकिल्स के साथ नहीं हो, साइकिल के साथ भी होता है, साइकिल के बगैर भी होता है। तो आप फिर यूजुअली फिर TVS से आपको काफ़ी इसमें मदद मिल सकती है, ठीक है। डेफिनेटिव डायग्नोसिस, ऑब्वियसली डायग्नोस्टिक टेस्ट आपके पास लेप्रोस्कोपी गोल्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है। जब आपके पास गोल्ड स्टैंडर्ड आ जाए क्रॉनिक पेल्विक पेन के लिए, तो आपने गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होगा, वो लेप्रोस्कोपी चूज़ करनी है, ठीक है। क्योंकि लेप्रोस्कोपी से आपको डिफरेंट चीज़ें पता चल जाएंगी, ज़रूरी नहीं है कि अल्ट्रासाउंड पे कुछ पेरिटोनियल इम्प्लांट्स, एंडोमेट्रियोसिस के यूजुअली आपके पास इम्प्लांट्स यूटस के ऊपर होते हैं, पेरिटोनियम में होते हैं, तो पेशेंट वो पेन करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से ही उसका कोई रिलेशन हो, ठीक है। तो उसमें फिर क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी आपको यूजुअली सारी चीज़ें बता देगा, ठीक है। सो आपने याद रखना है कि गोल्ड स्टैंडर्ड आपके पास क्या है, लेप्रोस्कोपी, गोल्ड स्टैंडर्ड लेप्रोस्कोपी है क्रॉनिक पेल्विक पेन में। और अगर आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पे, तो आप TVS से भी आपको पता चल सकता है, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड आपके पास डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी है। तो डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी में आपको फिर एडिशंस भी पता चल जाएंगे कि अगर पेशेंट को एडिशंस है या कुछ है तो। सो डायग्नोस्टिक ओनली टेस्ट कैपेबिलिटी ऑफ डायग्नोसिस पेरिटोनियल एंडोमेट्रियोसिस विद एन एडहेशन, ठीक है। So, however, it carries significant risk, an estimated risk of death of approximately 1 in 10,000 and injury to the bowel bladder or bowel vessel approximately 2.4 in 10,000, of whom 2/3 will require laparotomy, ठीक है। तो ये भी आपका SBA है कि क्रॉनिक पेल्विक पेन के लिए आप लेप्रोस्कोपी कर रहे हैं, तो कितने % चांस है डेथ के, और इंजरी टू द बाउल ब्लेडर एंड ब्लड वेसल। ये आपका एक MRCG के बुक का एक SBA आपका, ठीक है। तो ये भी आप हाईलाइट कर लें कि डेथ आपके पास 1 in 10,000 है, और बाउल ब्लेडर ब्लड वेसल आपके पास 2.4 in 1000 है, ठीक है। सो अगर आपके पास ऑब्वियसली एडिनोमाइसिस की पिक्चर मिलती है, तो आप फिर बायोप्सी लेंगे और वो देखेंगे कि उसमें आपको दिस के एडिनोमाइसिस है या नहीं है, ठीक है।
Almost one third to one half diagnostic laparoscopy will be negative and much pathology identify is not necessarily the cause of pain. ठीक है, तो यूजुअली नहीं है कि आपके पास सारी चीज़ें आपको लेप्रोस्कोपी में मिल सकती हैं. ठीक है, इडियोपैथिक भी हो सकता है. ठीक है. So the risk and benefit of diagnostic laparoscopy and possibility of negative findings should be discussed before the decision is to make perform a laparoscopy. Perhaps it should be performed only when the index of the suspicion of adhesive disease or endometriosis requires surgical intervention is high, or when the patient has specific concern which could be addressed by diagnostic laparoscopy such as existence of endometriosis or adhesion potentially affecting her fertility. तो यूजुअली आपको बेस्ट अगर एंडोमेट्रियोसिस है, एडिशंस या कुछ है, तो वो आप बेटरली इस पर पेटूरिन एंडोमेट्रियोसिस है तो पिक कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, CA-125 का कोई रोल नहीं है. ठीक है. अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शंस, ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है. ठीक है. तो वुमेन विद साइक्लिकल पेन शुड बी ऑफर थेरेप्यूटिक ट्रायल यूजिंग हार्मोनल ट्रीटमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 to 6 months बिफोर हैविंग अ डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी. ठीक है. तो अगर आपके पास साइक्लिकल पेन है, साइक्लिकल पेन किसकी वजह, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हो सकता है. ठीक है. तो इनमें फिर आप क्या करते हैं कि आप डायरेक्ट लेप्रोस्कोपी नहीं करते. उनमें अगर आपके पास साइक्लिकल पेन है तो आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है. अगर ट्रीटमेंट 3 to 6 month तक आप ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि इसका बिकॉज एक्टोपिक टिश्यू होती है और वो जब आपके पास साइकिल हार्मोन्स जो है उसको उस पर असर करते हैं, तो जिसकी वजह से साइक्लिकल पेन होता है. ठीक है. तो जब आप वो सप्रेस कर लेंगी, आप वे सप्रेशन करेंगी, तो ऑब्वियसली फिर जब वो एंडोमेट्रियम आउटसाइड आपके पास जो है वो एक्टिवेट नहीं होंगी, तो ऑब्वियसली आपने अगर साइक्लिकल पेन है तो उसको पहले आपने पेशेंट को ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेनी है. अगर उसके साथ नहीं हो रहा है तो फिर आप लेप्रोस्कोपी करेंगे और लेप्रोस्कोपी पर बायोप्सी करेंगे, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी एंड बायोप्सी करेंगे कंफर्मेशन के लिए. ठीक है. और फिर फर्दर आप एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट आप देंगे. एंडोमेट्रियोसिस हम डिटेल से पढ़ेंगे. ठीक है. उसमें फिर बता देंगे कि आपने क्या क्या करना है. अच्छा, IBS है तो IBS में ऑब्वियसली आप एंटीस्पाज्मोटिक देंगे और पेशेंट को कहेंगे कि डाइट को इम्प्रूव करें. ठीक है. So, women should be offered appropriate analgesia to control their pain even if no other therapeutic maneuvers are yet to be initiated. If pain is not adequately controlled, consideration should be given to referral to pain management team or specialist pelvic clinic. ठीक है. एक तो एक कॉज है, आप उस कॉज के लिए दे रहे, उसकी वजह से पेन पेशेंट, अब IBS की वजह से पेन होता है तो वो जब आप ट्रीटमेंट देंगे ठीक हो जाएगा. एंडोमेट्रियोसिस है. ठीक है. अगर नहीं है तो फिर आपने पेशेंट को पेन मैनेजमेंट टीम पे ऑब्वियसली आपने रेफ़र करना है. ठीक है. अभी इनमें इस पैराग्राफ में आपको बताया हुआ है कि एंडोमेट्रियोसिस की ट्रीटमेंट बताइए कि आप COCPs दे सकते हैं, प्रोजेस्टेरॉन दे सकते हैं. डायनाजोल हम यूजुअली नहीं देते. ठीक है. क्योंकि इसके अपने साइड इफ़ेक्ट, और जेनरल एनालॉग का बड़ा अच्छा इफेक्ट है, बट इसमें यह है कि आप मैक्सिमली आप 6 months से ज़्यादा नहीं दे सकते. ठीक है. माइरीना का भी अगर पेशेंट कैन कुड बी कंसिडर इवन इन एडोलेसेंस अगर बहुत ज़्यादा पेन है, लेकिन अगर क्या कहते हैं COCPs के साथ भी इसका बड़ा अच्छा इफेक्ट होता है. पेन काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है यंग गर्ल्स में. ठीक है. अच्छा, IBS में आप क्या कर सकते हैं, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट जैसे एंटीस्पाज्मोटिक हमने कहा, मेबेवरीन और हाइड्रोक्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ IBS. ठीक है. डाइटरी मैनिपुलेशन हमने कहा कि आपने देना. अच्छा, रेगुलर NSAIDs ड्रग विद और विदाउट पैरासीटामोल में भी पर्टिकुलरली यूज इन दिस कॉन्टेक्स्ट. ठीक है. यूजुअली आप NSAID से स्टार्ट करेंगे. अगर उसके साथ ठीक नहीं हो रहा तो वीक ओपियोइड्स को डाइड्रमोल, ठीक है, वो भी आप दे सकते हैं. ठीक है. अगर उसके साथ भी नहीं हो रहा तो फर्दर आपके पास जो ट्रीटमेंट है वो एमिट्रिप्टिलिन और गाबापेंटीन, और एमिट्रिप्टिलिन और गाबापेंटीन यूजुअली अगर आपके पास न्यूरोपैथिक पेन है तो उसमें आप दे सकते हैं. ठीक है. अगर आपके पास कोई कॉज है न्यूरोपैथिक पेन है तो एमिट्रिप्टिलिन और गाबापेंटीन. ठीक है. अगर नॉर्मल अगर न्यूरोपैथिक पेन है भी नहीं और अगर पेशेंट को पेन है उसके साथ ठीक पैरासीटामोल के, तो आप ओपियोइड भी दे सकते हैं, और फिर थर्ड लाइन आप एमिट्रिप्टिलिन और गाबापेंटीन दे सकते हैं. ठीक है. नॉन फार्माकोलॉजिकल मोडेलिटीज़ ये है कि ट्रांसक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेशन, अकुपंचर, कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज मे बी हेल्पफुल फॉर सम वुमेन. ठीक है. डाइटरी मॉडिफिकेशन में ऑल्सो रिलीफ पेन. लेप्रोस्कोपिक यूट्रोसाइक्लर नर्व लूना इज इनफेक्टिव इन द मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक पेल्विक पेन. ठीक है. तो कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज का थोड़ा बहुत रोल है, लेकिन लेप्रोस्कोपी यूट्रोसाइक्लर नर्व के इनफेक्टिव है. ठीक है. सो बस ये आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है, वो हमने पढ़ लिए. जो SBs इसमें कॉमन आते वो मैंने आपको बता दिए कि आपके वह कि क्रॉनिक पेल्विक पेन आप किसको कहेंगे, 6 month विदाउट एनी रिलेशनशिप टू मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये आप बताएंगे. ठीक है.
और दूसरा ये कि इसके जो कॉजेज़ है वो आपने याद रखनी। और लेप्रोस्कोपी, अगर एंडोमेट्रियोसिस कॉज है तो साइक्लिकल पेन है, एंडोमेट्रियोसिस है तो उसको पहले आपने ट्रीटमेंट देनी है और फिर आपने डायग्नोस्टिक स्टेरोस्कोपी करनी है, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थी, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है और कोई क्वेरीज हैं तो काइंडली फिर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।